हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन या यूं कह लीजिए पुष्टिकरण का सिद्धांत। पुष्टिकरण का सिद्धांत, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण का सिद्धांत। ये वन पर्सन, ये अनदर पर्सन, ये वन पर्सन अनदर पर्सन इसके बिहाफ पर क्या करता है, कोई एक्ट करता है, और ये जो एक्ट किया उसने, ये विदाउट हिज नॉलेज या अथॉरिटी किया, तो इस पर्सन के पास ये राइट होगा कि वो इस एक्ट को रेटिफाई करे या डिसऑन करे। मान लीजिए इसने इस एक्ट को रेटिफाई किया, रेटिफाइज कर देता है, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो एक्ट है वो उसके पुष्टिकरण द्वारा किया गया, यानी कि एक्ट परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी, एक्ट परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी, ठीक है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पर कोई एक्ट करता है और वो एक्ट विदाउट हिज नॉलेज या विदाउट हिज अथॉरिटी किया गया है, तो इस पर्सन के पास ये राइट आ जाता है कि वो इस एक्ट को रेटिफाई करे या डिसऑन कर दे, अस्वीकार कर दे। अगर वो रेटिफाई करता है तो उसके इफेक्ट ये होंगे कि एक्ट परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी, कि उसकी अथॉरिटी के द्वारा ये एक्ट किया गया। अगर रेटिफाई करता है तो उसके प्रभाव ये होंगे। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। जब ये ओरल होगा या राइटिंग में होगा तो ये एक्सप्रेस्ड होगा, और जब ये कंडक्ट से समर्थित होगा तो इसको कहेंगे इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो ए है, ये विदाउट बीज अथॉरिटी, बिना बी की अथॉरिटी के क्या करता है, बीज मनी, बी की मनी को सी को दे देता है, ठीक है। और बाद में ये बी जो है, ये जो
इस मनी पर इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि उसने बाय कंडक्ट इसको रेटिफाई कर दिया, इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया कि उसका समर्थन उसको था। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो गए। कुछ रूल्स रेटिफिकेशन के संबंध में उनको भी देख लेते हैं। रूल्स एज टू रेटिफिकेशन, रूल्स एज टू रेटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कहता है कि एग्जिस्टेंस की बात करता है कि जब वो एक्ट किया जाए, ठीक है, तो वो पर्सन, ठीक है, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तो फिर उसका रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से इस तरीके से समझते हैं कि एक कंपनी बिफोर कॉन्स्टिट्यूट, अभी इसका कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, और जो इसके प्रमोटर्स हैं ये इसकी तरफ से कोई एक्ट करते हैं, और जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, कंपनी, ठीक है, अपना रूप ले लेती है, इसके बाद में प्रमोटर्स के इन एक्ट को ये नो रेटिफाई, अब ये इसको रेटिफाई नहीं कर सकती, और इस एक्ट के लिए ये प्रमोटर्स स्वयं लायबल होंगे। ठीक है, तो वो जो कंपनी है या वो जो व्यक्ति है जो वो एग्जिस्टेंस में उसका होना जरूरी है। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं था तो बाद में उसके वो जो एक्ट किया गया उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये एग्जांपल हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उस पर्सन में किसकी, एग्रीमेंट करने की। इस पर्सन में एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मान लीजिए ये माइनर है, इसकी ओर से कोई एक्ट किया गया, और ये एक्ट जो किया गया ये विदाउट हिज अथॉरिटी, बिना इसकी अथॉरिटी के या विदाउट हिज नॉलेज ये किया गया। बाद में जब ये मेजर हुआ, ठीक है, तो इस एक्ट को नो रेटिफाई, इस एक्ट को ये कि अब ये मेजर हो गया, अब उस एक्ट को ये रेटिफाई कर दे, तो ये इसका रेटिफिकेशन नहीं कर सकता, इसका पुष्टिकरण नहीं कर पाएगा। उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए एग्रीमेंट करने की। ठीक है, रेटिफिकेशन केवल लीगल एक्ट का होगा। रेटिफिकेशन केवल लीगल एक्ट का ही होगा। ठीक है, इलीगल एक्ट का
रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। इस पर एक केस लो, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मुरारी लाल। इस केस में एक आ गया जो रेटिफिकेशन है वो केवल लीगल एक्ट का ही होगा, ठीक है, नो रेटिफिकेशन इसका इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट का रेटिफिकेशन नहीं होगा। ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मुरारी लाल के केस में ये कहा गया, ठीक है। ऐसे एग्रीमेंट जो एब इनिशियो वॉइड हैं तो उनका, ऐसे एग्रीमेंट का नो रेटिफिकेशन नहीं होगा। ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे अनुवाद जो एब इनिशियो प्रारंभ से वॉइड हैं उनका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। वैलिड रेटिफिकेशन, वैलिड रेटिफिकेशन के लिए नॉलेज होना जरूरी, ठीक है। बिना नॉलेज के एक आ गया है कि अगर वैलिड रेटिफिकेशन होता है उसके लिए नॉलेज होनी जरूरी है, और बिना नॉलेज के कोई रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, कोई एक्ट है उसके किसी पार्ट का, उसके किसी पार्ट का रेटिफिकेशन, ठीक है, ये होल एक्ट का रेटिफिकेशन मान लिया जाएगा। होल पार्ट का रेटिफिकेशन मान लिया जाएगा। अगर कोई किसी एक ट्रांजैक्शन के एक पार्ट का रेटिफिकेशन करता है, उसके एक पार्ट का रेटिफिकेशन करता है तो ये उसके पूरे पार्ट का, उसके उस पूरी ट्रांजैक्शन का रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन मान लिया जाएगा, ठीक है। इस पर एक केस लॉ है, ठीक है, केस लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस रलिया राम, ठीक है। रलिया राम 1964 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें एक आ गया कि कोई भी पक्षकार, कोई भी पार्टीज, कोई एक ट्रांजैक्शन है, इसके जो इसका बेनिफिट वाला पार्ट है इसको रेटिफाई कर दे, और जो इसका बेनिफिट वाला पार्ट नहीं है इसको डिसाउन कर दे, तो वो डिसाउन नहीं कर सकता। कि आप केवल बेनिफिट वाले पार्ट का रेटिफाई करें और जो इससे बेनिफिट नहीं हो रहा उसको डिसऑन कर दें, अस्वीकार कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको या तो उस ट्रांजैक्शन को पूरा स्वीकार करना होगा या पूरा डिसऑन करना होगा। रेटिफिकेशन जो भी सर्टेन टाइम
दिया हुआ उसी में होना चाहिए। ठीक है, जो निश्चित समय दिया गया है उसी में उसका रेटिफिकेशन होना चाहिए। जहाँ पर नो सर्टेन टाइम, जहाँ सर्टेन टाइम नहीं है तो वहाँ पर ये कहें कि रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में उसका रेटिफिकेशन होना चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या है? ये उस समय के जो फैक्ट हैं या जो सरकमस्टांसेस हैं, ठीक है, उनसे हम इसको निकालेंगे कि रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है। ठीक है, और एक और जरूरी चीज कि जो रेटिफिकेशन होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट का ही होगा। ठीक है, जो फ्यूचर एक्ट हैं उनका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, रेटिफिकेशन जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव, जो हमारे भूतकालीन कार्य हैं, ठीक है, उन्हीं का हो सकता है। जो फ्यूचर के एक्ट हैं उनके संबंध में रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। और आफ्टर रेटिफिकेशन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? लायबल होगा, थर्ड पार्टी के प्रति लायबल हो जाएगा। रेटिफिकेशन के बाद क्या प्रभाव होगा कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा। ठीक, तो ये हमने कुछ रूल्स एज टू रेटिफिकेशन ये हमने कर लिए। इस तरीके से ये रेटिफिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।